श्री मागो वैद्य मेरे पिताजी एक परिपूर्ण, सक्रिय और प्रेरणादायक जीवन पूर्ण कर 97 वर्षों का ऐसा जीवन पूर्ण कर पूर्णत्व में वे विलीन हो गए। बहुत बातें आई है। संघ उनकी प्राथमिकता थे ही। माँ कहती थी, जब शादी हुई तभी उन्होंने कहा था कि मेरा एक पैर परिवार में, एक पैर संघ में रहेगा। यह पहले स्पष्ट कर दिया था और माँ ने भी उनको खूब साथ दिया। और उनके मृत्यु के पश्चात जिस सहजता से हमारी माँ ने इस बात को स्वीकार किया है, वह बहुत आश्चर्य करने जैसा है। माँ हमेशा कहती थी कि मुझे आपके पहले जाना है, ऐसा बार बार कहती थी। लेकिन यह बात जब उनको पता चली, उनका इतना ही कहना था कि पहले किसी को एक तो जाना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा थी, वे चले गए, वे पुण्य आत्मा थे। लगता है कि भगवत गीता हमारे यहाँ तो बहुत नियमित उसका पठन होता था, लेकिन गीता को समझा है, पचाया है, जी रही है, ऐसी हमारी माँ है। पिताजी कुटुंब वत्सल थे। हमारे सभी जितने रिश्तेदार हैं, बहुत बड़ा परिवार है, सबको जोड़ के रखने के लिए समय देते थे। वो जब प्राध्यापक थे तब गर्मी की छुट्टियों में, उसके पश्चात भी स्कूल की हमारी छुट्टियों में, अभी टीवी वगैरह ऐसे बहुत साधन मनोरंजन के आए हैं, उस समय नहीं थे। तो गर्मी की छुट्टियों में हमारे साथ लगभग प्रतिदिन वे पत्ते ताश खेलते थे और बाकी सामान्य खेलों के साथ साथ उन्होंने हमको ब्रिज, हार्ट ऐसे खेल भी सिखाए हैं। तो पर्याप्त समय हमारे साथ परिवार में भी वे देते थे। उनका जीवन का नियोजन, उनका समय का नियोजन, उनका आर्थिक नियोजन, आर्थिक शुचिता, साधन शुचिता का आग्रह, और अंत में उन्होंने अपने मृत्यु का भी नियोजन ठीक से करके रखा था। ये ध्यान में आता है। जीवन के नियोजन की बात करेंगे तो उनके जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद 1973 से हमारे घर में हर चातुर्मास में आषाढ़ी एकादशी से कार्तिक एकादशी तक प्रतिदिन रात को 9 बजे परिवार के सभी लोग एकत्र बैठकर एक स्तोत्र का पठन करना, भगवत गीता का एक अध्याय क्रमशः कहना और गीता पर आधारित किसी ग्रंथ का सामूहिक वाचन करना, यह क्रम शुरू हुआ। 1973 से यह क्रम अनेक वर्षों तक लगातार चल रहा। गीता रहस्य, ज्ञानेश्वरी, शांकर भाष्य, बाद में उपनिषद, ऐसे ग्रंथों का सामूहिक पठन होता था। अगर कुछ कठिन विषय है तो पिताजी उस पर अपना भाष्य करके उसको हमको समझाते थे। 60 साल पूर्ण होने के बाद उनका आग्रह था कि मुझे संपादक पद से निवृत्ति लेनी है। तरुण भारत का संचालन करने वाले संस्था के लोगों ने उनको आगे कंटिन्यू करने का आग्रह था, उनका पक्का था। उन्होंने बाद में उनको उसका प्रबंध संचालक बनाया, अध्यक्ष बनाया, लेकिन अपना जो समय निश्चित किया था, समय के बाद उन्होंने वहाँ के दायित्व छोड़ दिए। संघ के दायित्व में भी तो 75 वर्षों के बाद दायित्व में नहीं रहना चाहिए, ऐसा उनका आग्रह था। उस तरह से उन्होंने 1998 में अपने सभी दायित्व से मुक्त हुए थे। 2000 में, जिसका उल्लेख हुआ, संघ प्रवक्ता का विशेष दायित्व पहली बार क्रिएट किया गया था। उसके बारे में उनसे बात हुई, तब उन्होंने कहा केवल 3 साल के लिए यह मैं करूँगा। ऐसा उनके जीवन का एक पूर्ण नियोजन उनके पास स्पष्ट था। समय का नियोजन था, सुबह उठना है, शाखा है, अध्ययन करना है, अपना कामकाज है। रेडियो पर समाचार सुनना, पहले तो रेडियो पर होता था तो 8:45 के हिंदी समाचार, 9 के अंग्रेज समाचार बहुत नियमित सुनते थे। सुबह 8 के समाचार। तो परिवार का समय समाचार सुनना है, व्यायाम है, शाखा है, सारा, और समय का आग्रह भी खूब था। मैं जब प्रचार प्रमुख बना
तब अनेक पत्रकारों ने मुझे कहा यहाँ के कि अगर जो समय उन्होंने दिया है उससे 5 मिनट भी अगर ज़्यादा देरी से हम पहुँचते थे, उन्होंने हमको वापस किया है। ऐसे वापस हुए हुए एक पत्रकार जब दोपहर को 4 बजे का समय मिला, लेट न हो इसके लिए वो 3:30 बजे आ गए। पिताजी पढ़ रहे थे, ये आकर बैठे, दोनों ही थे वहाँ पर। जैसा उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो पिताजी ने कहा अभी 4 नहीं बजे हैं। वो और बराबर 4 बजे किताब पूर्ण करके उनसे बात शुरू की। आर्थिक नियोजन भी। मेरा छोटा भाई राम जो प्रचारक है, वो जब बीए पढ़ रहा था तब पिताजी निवृत्त हो गए थे, तो महाराष्ट्र सरकार की एक स्कीम आई थी कि उसमें आर्थिक दृष्टया कमजोर ऐसे लोगों के लिए फी माफी की स्कीम आई थी। तो राम ने पिताजी के व्यवसाय के सामने निवृत्त लिखा और फी माफी के लिए उन्होंने टिक किया, तो उनकी रिक्वेस्ट मंजूर हो गई। जब पिताजी को ध्यान में आया कि 4 महीने से ये फीस नहीं मांग रहा है, तो उसको पूछा फीस क्यों नहीं मांगी। तो उसने बताया कि मैंने फ़ी माफ़ी के लिए रिक्वेस्ट की थी, वो मान्य हो गई है। तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी शिक्षा के लिए सारी आर्थिक व्यवस्था मैंने करके रखी है। और उन्होंने मॉरिस कॉलेज के नागपुर महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखा कि मेरे पुत्र ने गलती से ऐसा लिखा है, इसलिए 4 महीने की फीस और लेट फी का फाइन ये मैं भरूंगा। उन्होंने भरा था। यानी आर्थिक नियोजन भी था, उसका आग्रह भी था। जब नरकेश्वरी प्रकाशन के अध्यक्ष पद से निवृत्त हुए तो अध्यक्ष के नाते प्रकाशन की कार ड्राइवर उनको उनकी सुविधा के लिए थी। तो जिस दिन दायित्व से मुक्त हुए, तरुण भारत से घर आने के लिए गाड़ी ड्राइवर तैयार थे, परंतु वे रिक्शा से घर आए। जो प्रबंध संचालक थे अनंतराव भिड़े, तो वे आग्रह कर रहे थे कार आपके लिए है, उन्होंने कहा नहीं। और बाद में उन्होंने धनंजय को फ़ोन करके कहा, अनंतराव भिड़े जी ने, कि ये कार डिप्रिसिएशन के कारण इसकी कीमत कम हुई है, इसलिए 11,000 में आप इसको खरीद लीजिए। फिर भी पिताजी उसको मना किया और बाद में कुछ महीनों बाद वह कार नरकेश्वरी प्रकाशन की 51,000 में बिकी। यानी साधन सुचिता, आर्थिक सुचिता, इनका उनका आग्रह बहुत होता था। राजनीति में पहले थे, जनसंघ का दायित्व था। बाद में जब विधान परिषद के सदस्य के नाते उनकी नियुक्ति हुई, तब नियुक्ति होने का निर्णय बताने के लिए नागपुर की सुमति शुक्लीकर हमारे घर आई थी। मैं शाखा से लौटा था घर, वो निकल रही थी और पिताजी उनको छोड़ने के लिए बाहर आए थे। ताई जी ने हमारे पिताजी को कहा कि बाबूराव आप ना मत कहिए। तब उनका उत्तर था कि मैं हाँ भी कैसे कह सकता हूँ, जिन्होंने मुझे तरुण भारत में लेकर आए हैं उनसे पूछे बिना मैं हाँ भी नहीं कहूँगा। और पूजनीय बाला साहब जब उस समय बाहर प्रवास पर थे, 3 दिन बाद आए। उनसे चर्चा होने के बाद, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उन्होंने उसको स्वीकृति दी। फ़ोन तो अनेक आ रहे थे, परंतु 3 दिन के बाद हमारे यहाँ उस निमित्त मिठाई आई। गोरक्षण शाखा के स्वयंसेवक थे, मैं मंडल कार्यवाह था। शाखा के स्वयंसेवक को लगा कि अपना एक स्वयंसेवक अब आमदार बन गया है, नागपुर की भाषा में। तो उन्होंने कोजागिरी के निमित्त शाखा के कोजागिरी कार्यक्रम में पिताजी का बौद्धिक रखा था और आमदार बने, एमएलसी बने, इसलिए उनका सम्मान भी किया। सम्मान के बाद पिताजी ने उनको खरे खरे सोना, जिसको मराठी में कहते हैं तासल, उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ अगर मुझे पद मिला है, यह समाज के लिए बड़ी बात है। स्वयंसेवक यह कब से सोचने लगे हैं, मेरे सम्मान करने की क्या ज़रूरत है। यदि कोई प्रचारक जाता है तो उसका सम्मान करने के बाद मैं समझ सकता हूँ। यानी बाकी जगह सर्वत्र सम्मान हो रहा था, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में कोई अगर दायित्व या पद प्राप्त होता है तो स्वयंसेवक ने क्या सोचना चाहिए,
इतना सुंदर बात उन्होंने कही थी। वे साहसिकता को बहुत प्रोत्साहन देते थे। तो 1983 में जब यहाँ से नागपुर से कन्याकुमारी जाने का मैंने निर्णय किया मोटरसाइकिल पर, उस समय तो हेलमेट भी नहीं पहना था, कुछ तैयारी भी नहीं थी। एक शब्द से भी उन्होंने मुझे रोका नहीं, बस जा वैसा कहा। कर्णावती में हमारे कार्यकर्ता है जो आजकल विभाग संघचालक है, वो कार चलाते और बहुत तेज कार चलाते, ऐसा उनका एक स्वयं का अहंकार भी है, एक ईगो है। वे मुझे कह रहे थे, जब मुझे किसी संघ के अखिल भारतीय अधिकारियों को लेकर जाना होता है, मेरी गाड़ी एक आदतन तेज चलती है, तो वो अधिकारी मुझे कहते हैं, भैया जरा धीरे चलाओ, समय अपने पास पर्याप्त है, जल्दी नहीं है। ऐसा उनका हमेशा का अभ्यास था। उन्होंने कहा, जब आपके पिताजी बैठे थे, हमको कहीं दूर जाना था, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, मुझे अभ्यास था कि अधिकारी ऐसा कहते ही है, ये कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने गाड़ी और तेज की, फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने गाड़ी और तेज की, फिर भी कुछ नहीं कह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबूराव जी, मैं इतनी तेज गाड़ी चला रहा हूँ, आपको डर नहीं लग रहा है? उनका उत्तर था, इसमें क्या डरना है, जो तुम्हारा होगा मेरा होगा। यानी इतनी सहजता। और जब मैं 10वीं कक्षा में था, तब मुझे हमारे अंग्रेजी के शिक्षक ने द एम ऑफ माई लाइफ नाम के ऐसे लिखने के लिए कहा था। उस ज़माने में 1970 की बात है, अधिकतर लोगों ने द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी डॉक्टर और इंजीनियर और IAS ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर, यह लिखा था। और मेरे पिताजी ने मुझे जो ऐसे लिखवाया था, उसका पहला वाक्य था, द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी सोशल रिवोल्यूशनरी। सेकेंड सेंटेंस वॉज, टू अर्न माई लाइवलीहुड आई मे बी ए डॉक्टर और इंजीनियर और एन IAS ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर। यानी जीवन चलाने का साधन और साध्य ये अलग होते हैं। यह बात उन्होंने बहुत सहजता से 10वीं कक्षा से मेरे मन में डाली। जब प्रचारक जाने का समय आया, तब गुजरात में जाना था। भाषा प्रांत एकदम नई। सामान्यतः जो परिवार के लोग हैं, संभाल कर रहना, सेहत का ध्यान रखना, पत्र लिखना, ऐसा नॉर्मली कहते हैं। रात को 10 बजे हमारी ट्रेन थी, सायं शाखा से घर पर आए। रात को साथ में जब खाना खाने बैठे, तब पिताजी ने मुझे संभालना, ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना और पत्र लिखना ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बात कही कि प्रचारक ने हमेशा सतत पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए जहाँ तुम्हारी नियुक्ति होगी, वहाँ पर कोई लाइब्रेरी होगी, उसको ढूंढना, उसका मेंबर बनना। तो पुस्तकें कहाँ से प्राप्त होगी, यह बताया। और आगे कहा, अगर कोई ग्रामीण वनवासी विस्तार मिला होगा, शायद वहाँ लाइब्रेरी नहीं होगी, तो ऐसे परिवार होते हैं जिनके घर में अच्छा ग्रंथ संग्रह होता है, ऐसे परिवारों से परिचय बढ़ाना। तो कहाँ से ग्रंथ प्राप्त करना, यह दिशा दी। और हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। इसलिए ऐसा एक सक्रिय जीवन हमारे सामने रहा है। उन्होंने जो मार्ग जीवन का प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर चलने की शक्ति प्रेरणा वे दें, यह प्रार्थना करते हुए मेरी बात मैं संपूर्ण करता हूँ।